मेरा नाम सुभाष है और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ खून के रिश्तों की नहीं है, बल्कि उस पल की है जब अपनों के चेहरे से मुखौटे उतरते हैं और इंसान पहली बार सीखता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का है। देखो, ये जज्बाती ड्रामा और मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाया करो। मेरे पास तुम्हारे इन रोज रोज के बेकार खर्चों और कभी न खत्म होने वाली बीमारियों के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। उनकी आवाज में न गुस्सा था न थकान, बस एक ठंडी बेरहम बेरुखी थी। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है, कोई डाका नहीं डाला जो तुम्हें एक एक पैसे का हिसाब दूं। और खबरदार, जो अब तुमने मेरे या मेरी पत्नी के सामने अपनी दवाई का रोना रोया, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मेरे इस खुशी के मौके को मनहूस मत बनाओ। इतना कहकर मेरे भाई ने नफरत से मेरा कमजोर हाथ झटक दिया। गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो शब्द किसी तेज धारदार वाले चाकू से कम नहीं थे। उन्होंने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया। वो मेरा सगा भाई था, वही भाई जिसके लिए पापा ने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया था, और आज वही मुझे अपनी चमचमाती गाड़ी के टायरों तले कुचल रहा था। मेरे जिस्म में ठंड की एक तेज लहर दौड़ गई। मैं अपनी फटी फटी यकीन से खाली आंखों से अपने खून को सफेद होते हुए देख रहा था। रिश्तों का ये रंग मेरे लिए बिल्कुल नया था और बहुत ज्यादा खौफनाक। ये मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था, जहां मुझे अपने और पराई की असली तमीज होने वाली थी। लेकिन इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। गुजरे हुए वक्त के कुछ लम्हे अब भी बाकी हैं। मैं सुभाष हूँ। हम दो भाई थे और हमारी एक बहन भी थी, और माँ का प्यार तो शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। मुझे जन्म देते ही वो इस दुनिया से चली गई थी। मुझे अपनी माँ का चेहरा तक नहीं पता, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आते वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन माँ और बाप दोनों का प्यार मेरे पापा ने हमें अकेले ही दिया था। पापा की दुनिया, उनका सुकून, उनकी जिंदगी, बस हम तीनों ही थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे और बहन से उम्र में काफी बड़ा था। पापा उसे दीवानों की तरह चाहते थे, शायद इसीलिए कि वो उनकी पहली औलाद था और माँ की आखिरी निशानी भी। उन्होंने भाई की हर जायज हर नाजायज ख्वाहिश को हमेशा हुक्म का दर्जा दिया, और शायद यहीं से इस कहानी की नींव रखी गई थी। भाई ने जब अपनी पढ़ाई पूरी करी तो पापा ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी, जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए रखी हुई थी, वो लगाकर उनका एक अच्छा खासा कारोबार शुरू करवा दिया। मुझे याद है, पापा अक्सर शाम के वक्त भाई के सर पर प्यार से हाथ रखकर कहते थे कि बेटा, तुम घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद तुम ही इस घर के बड़े होगे। तुमने ही इन दोनों छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनको कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। भाई भी उस वक्त बहुत कहना मानने वाले थे, और वो पापा को प्यार भरी नजरों से देखकर कहते कि पापा, आप ये कैसी बातें करते हैं, आपका साया हमारे सर पर हमेशा बना रहे। आप फिक्र नहीं करिए, सुभाष और मेरी गुड़िया तो मेरी जान है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर उन पर बिल्कुल भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। इन बातों को सुनकर मुझे भाई पर बहुत प्यार आता था, लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमने लगा। बहन की शादी हुई तो वो अपने घर चली गई। कुछ ही टाइम बाद उसके पति को बाहर कंट्री में नौकरी मिल गई थी और वो वहीं पर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारा उससे कांटेक्ट बहुत कम हो गया। पापा हम दोनों भाइयों की तरफ से सुकून से थे कि जिंदगी अपनी रूटीन पर ठीक चल रही है, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इम्तिहान तो अभी शुरू होने ही वाला था। जब मैं 12 साल का हुआ तो एक अजीब सी बीमारी ने मुझे आ घेरा। शुरू में तो ये मामूली सा बुखार और खांसी ही लगता था, पर फिर ये मेरी जान का रोग बन गया। मेरा जिस्म हर वक्त तपता रहता और हड्डियों में दर्द रहने लगा। पापा मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। वो रातों को जागकर मेरे सिरहाने पर बैठे रहते। सुभाष बेटा, तुमने दवाई खाई है ना? दर्द कम हुआ या नहीं? वो रात के पिछले पहर मेरे पास बैठकर मेरा माथा सहलाते हुए पूछते। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा फिक्र होती थी। मैं कमजोरी से अपने सूखे हुए होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता कि जी पापा, मैंने खा ली थी, बस जरा सी थकावट है, आप परेशान नहीं हो, सो जाइए। मगर वो थकावट नहीं थी, बल्कि मेरा जिस्म अंदर ही अंदर घुल रहा था, जैसे कि दीमक लकड़ी को चाट रही हो। पापा मुझे लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल गए तो डॉक्टर ने मेरे कई टेस्ट किए, और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी की गहरी लहर दौड़ गई।
वो पापा को एक तरफ कोने में लेकर गए और काफी देर तक उनसे हल्की आवाज में बातें करते रहे। मैं दूर से ये सब देख रहा था कि पापा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उनके कंधे झुक गए थे, लेकिन जब वो पलटकर मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। डॉक्टर क्या कह रहा था पापा? कोई खतरे की बात तो नहीं? मैंने मासूमियत से उनका चेहरा देखते हुए पूछा था। पापा ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए अपनी नम आंखों को छुपाते हुए कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस मामूली सी कमजोरी है और खून की कमी है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, बस ठीक से इलाज करवाना पड़ेगा और ताकत की खुराक भी खानी होगी। मैं बच्चा था, पापा पर अंधा भरोसा करता था, इसलिए पापा की बात पर यकीन कर लिया। पर मुझे क्या खबर थी कि पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं और उनके दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरा इलाज चलता रहा। महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन और डॉक्टरों की फीस। पापा की जेब भारी पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे सामने उफ तक नहीं करी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अक्सर सोचता कि मैं पापा पर कितना बोझ बन गया हूँ। मेरी वजह से वो सुकून का सांस भी नहीं ले पाते हैं। पापा, मैं भी भाई की तरह पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, आपका सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने पापा से एक दिन अपनी किताबों को देखते हुए कहा था, तो पापा ने मेरी आंखों में तैरते हुए आंसू को देखकर मेरा कमजोर हाथ पकड़ लिया और उनको चूमते हुए बोले कि मेरा शेर बेटा जरूर पढ़ेगा, तुम बस जल्दी से सेहतमंद हो जाओ, फिर देखना तुम भाई से भी बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, पर वक्त बहुत बेरहम और जालिम होता है। इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। एक दिन पापा अचानक से सीने में बहुत तकलीफ की शिकायत करने लगे। हम उनको संभाल भी नहीं पाए, अस्पताल ले जाने की मोहलत तक नहीं मिली कि वो हमें रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। शायद वो मेरी बीमारी और घर के बिगड़ते हुए हालात का बोझ अपने कमजोर दिल पर ले गए थे। बाप का साया सर से उठना क्या होता है, ये मुझे उस मनहूस दिन समझ आ गया था। मुझे लगा कि जैसे मेरे सर से छत और पैरों के नीचे से जमीन छिन गई है। मैं उस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा हो गया था। मेरी बहन दूसरी कंट्री में मजबूरी की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच सकी। फिर भाई ने पापा के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। वो 2-3 दिन तक घर पर ही रहे, लोगों के सामने रोते भी रहे और दुखी भी नजर आए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से अपने कारोबार और दुनियादारी में ऐसे मगन हो गए थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क जैसी बन गई। अब मेरी दवाइयों का खर्चा भाई को उठाना था, जो उन पर पहाड़ जितना भारी था। शुरू के कुछ दिन तो खामोशी ही रही। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी और मेरी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। मैंने बहुत हिम्मत जमा करके अपने दिल को मारा और भाभी से बात करी। भाभी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, मैंने कल भी नहीं खाई थी। भाई से कहिए कि आज वापसी पर लेकर आ जाएं। मेरी इस बात पर भाभी ने माथे पर तेवर चढ़ाकर मेरी तरफ देखा और बर्तन जोर से सिंक में पटकते हुए बोली, तुम्हारे भैया के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो तुम पर लुटाते रहेंगे। पहले ही कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है और ऊपर से तुम्हारी रोज रोज की नई फरमाइशें। इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? क्या घर बेच दे तुम्हारे चक्कर में? पर भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाना जरूरी है, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा और तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंने तकरीबन रोते हुए कहा था, तो मैं क्या करूं? खुद कमाओ और अपनी दवाइयाँ खरीदो। सारा दिन नवाबों की तरह चारपाई पर पड़े रहते हो और बस बैठे हुए ऑर्डर देते रहते हो। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? भाभी के शब्द मेरे दिल पर जहर की तरह लग रहे थे। मैं काम कैसे करता? मैं तो चलने से भी लाचार था, बेबस और लाचार था। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। मैं तो पढ़ना चाहता था, मगर इतना कमजोर हो गया था कि स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं रही थी। घर में चारपाई पर पड़ा मैं सारा दिन खाली छत को घूरता रहता। दिसंबर की ठंड का मौसम शुरू हो गया था। मेरे कमरे में हीटर तो दूर की बात, ओढ़ने के लिए ठीक सा मोटा सा कंबल भी नहीं था। बुखार की तेजी और कमरे की ठंडी हवा ने मिलकर मेरे जिस्म को झंझोड़ दिया था। मुझे जरा सी भी हरारत महसूस नहीं हो रही थी। दांत कटा रहे थे और मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि शायद भाई को मेरा ख्याल आ जाए, शायद उनको पापा का वादा याद आ जाए। शाम के वक्त घर के बाहर एक नई गाड़ी के आने की जोरदार आवाज सुनाई दी, पी पी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने पतले से कंबल को अपने पास लपेटा
और दीवार का सहारा लेकर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकल गया। भाई घर में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक और गुरूर था जो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था। उनके हाथ में मिठाई का एक बहुत बड़ा और महंगा डिब्बा था। अरे सुनती हो, कहाँ हो? सब जल्दी से बाहर आ जाओ, भाई ने खुश और चहचहाते हुई आवाज लगाई। भाभी किचन से हाथ साफ करती हुई जल्दी से बाहर निकली और भाई के चेहरे की खुशी देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। क्या बात है जी, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, आपका चेहरा भी चमक रहा है, सब खैर तो है? भाभी ने चहककर उम्मीद भरी नजरों से पूछा था। भाई ने मिठाई का डिब्बा उनकी तरफ बढ़ा दिया और फख्र से सीना चौड़ा करके कॉलर ठीक करते हुए बोले कि मुंह मीठा करो मैडम और ऊपर वाले का शुक्र करो, मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉप मॉडल है, बाहर खड़ी हुई है, देखो जरा उसकी चमक। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। जिस भाई के पास मेरी जिंदगी बचाने वाली दवाई के लिए कुछ 1000 रुपए तक नहीं थे, जो कारोबार में नुकसान का रोना रो रहे थे, उन्होंने आज लाखों रुपए की गाड़ी खरीदी थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जिसको पापा ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। भाभी ने खुशी से तालियां बजाई और डब्बा खोलकर एक बड़ा सा लड्डू भाई के मुंह में दे दिया। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुबारक हो। नजर नहीं लगे किसी को मेरी गाड़ी को। भाभी की खुशी बहुत ज्यादा थी। वो भूल गई थी कि इस बैठक के कोने में कोई मौत और जिंदगी की जंग में भी खड़ा हुआ है। मैं अपने बेजान जिस्म के साथ घसीटता हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ाता भाई के पास गया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर मुझे अपनी जिंदगी की भीख मांगनी थी। भाई, मेरी कांपती हुई आवाज उनकी हंसी और खुशी के शोर में दब गई थी। भाई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उनकी मुस्कुराहट फौरन से गायब हो गई और माथे पर नागवारी के बल पड़ गए। क्या बात है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? रंग में भंग डालने के लिए आ गए हो? भाई का लहजा फौरन से सख्त और रूखा हो गया था। भाई, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, कई दिन से मैंने नहीं खाई हैं और मुझे दवाई के लिए पैसे दे दीजिए। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए मिन्नतें करी थी तो भाई ने नफरत से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जैसे कि मैं कोई भिखारी हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अभी अभी गाड़ी खरीदी है, सारे पैसे इसमें लग गए और अभी इसकी किश्तें भी देनी बाकी हैं। किश्तों पर ली है मैंने ये गाड़ी, मेरे सर पर इतना बोझ है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और तो मैं अपनी बेकार की दवाइयों की पड़ी हुई है। भाई ने बिना किसी शर्मिंदगी के साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बेबसी ने मुझे घेर लिया। भाई, मगर आपने तो पापा से वादा किया था ना? अभी मैं इतना ही बोल पाया था कि भाभी जो लड्डू खा रही थी बीच में बोल पड़ी। बस बस, पापा का नाम लेकर जज्बाती बातें मत करो। ये खुद हट्टा कट्टा जवान आदमी है, क्या खुद नहीं कमा सकता है? बस बहाने हैं काम चोरी के, जो आपके पैसों पर मजे करना चाहता है। बीमारी का तो बस ड्रामा है ताकि मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। भाभी की ये बातें जहर में घुली हुई थी। मैं हैरान था कि कोई औरत जो खुद एक माँ है वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है। भाई मेरी तरफ देखकर और ज्यादा कड़वाहट से बोले कि देख छोटे, सुन लिया तुमने सच? मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, तुम्हारे सामने गाड़ी खरीद कर लाया हूँ। अब इसका पेट्रोल और किश्तें पूरी करूँ या फिर तुम्हारे इलाज के नखरे उठाऊं? अगर जिंदा रहना है तो खुद कुछ करो। अगले ही दिन मैंने देखा कि भाई भाभी और बच्चों को लेकर इस नई गाड़ी में एसी चलाकर वो लोग शॉपिंग करने जा रहे थे। जब वो शाम को वापस आए तो उनके हाथों में ब्रांडेड शॉपिंग के बैग्स का ढेर था। भाभी बच्चों के लिए नए नए महंगे कपड़े और खिलौने लेकर आई थी और भाई अपने लिए महंगी घड़ी और जूते लेकर आए थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ रहा था। मुझे लगा कि अब मेरी मौत बस करीब है। इस घर में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। उस रात मुझे ठंड इतनी ज्यादा महसूस हुई कि बर्दाश्त से बाहर लग रही थी। मेरा जिस्म बर्फ की सिल्ली बन रहा था। मैंने कांपते हुए अपने पुराने जंग लगे संदूक को खोला ताकि उसमें से कुछ गर्म पहनने को मिल सके। वहां पर मुझे सबसे नीचे दबा हुआ अपने एक पुराना सा स्वेटर मिला जो पापा ने मुझे 3 साल पहले दिवाली पर लाकर दिया था। उस स्वेटर को देखते ही पापा की याद मुझे बुरी तरह से तड़पा गई थी। वो स्वेटर अब मुझे काफी छोटा हो गया था और कोहनियों से जगह जगह से घिस भी गया था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई भी चारा नहीं था। पापा की मौत से पहले भी
मैं अक्सर ही इसको पहनता था। इसमें पापा की खुशबू और उनके प्यार की हरारत महसूस होती थी। मैंने कांपते हुए वो तंग और छोटी सी स्वेटर सर से गुजारी। वो मेरे जिस्म पर बुरी तरह से कस गई थी और सांस लेना भी अब भारी लग रहा था, मगर मेरे ठंड से बचने का यही एक आखिरी सहारा था। मैंने अपने कांपते हुए नीले पड़ते होठों को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर की जेब में हाथ डाला। जैसे ही मैंने दाएं जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियों से कोई सख्त और ठंडी चीज टकराई तो मैं चौंक गया। अरे, ये क्या चीज है? मैंने अपनी मुट्ठी बंद करी और हाथ बाहर निकाला। मेरी हथेली पर 2 छोटी सी चाबियां पड़ी हुई थी और एक पुरानी मुड़ी हुई पर्ची भी बाहर आ गई थी। मैं हैरत